हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हम लोगों ने अभी तक आर्टिकल 201 तक कर लिया है। इसके आगे हम लोग 202 से 244 तक आज के लेक्चर में देखेंगे। प्रोसीजर इन फिनेंशियल मैटर्स। आर्टिकल 202 डील करता है, हम लोग स्टेट के बारे में पढ़ रहे थे अभी तक, यूनियन पढ़ लिया है। अब स्टेट के हम लोग प्रोसीजर देखते हैं, ठीक है, फिनेंशियल मैटर्स का। तो आर्टिकल 202 डील करता है एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट से। तो जैसे वहाँ पर था, कौन करता था यूनियन में? प्रेसिडेंट, राइट। तो यहाँ पर कौन करेगा? गवर्नर करेगा, और उसको एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट कहेंगे। और बजट, तो स्टेट बजट कहाँ पर है? 202 में, याद रखिएगा, ठीक है। आर्टिकल 203 में प्रोसीजर इन लेजिस्लेचर विद रिस्पेक्ट टू एस्टिमेट्स दिया हुआ है। तो कोई भी जो भी आपके एस्टिमेट से रिलेटेड जो भी प्रोसीजर है वो वैसा ही रहेगा जैसे कि कोई डिमांड ग्रांट्स दी, मतलब ग्रांट्स के लिए कोई डिमांड होती है तब जिस तरह से होता है, ठीक है। और ये किसके रिकमेंडेशन पे होगा? कोई भी डिमांड जो की जाएगी ग्रांट के लिए वो किसके रिकमेंडेशन पे होगी? गवर्नर के रिकमेंडेशन पर, ठीक है। आर्टिकल 204 बात कर रहा है अप्रोप्रिएशन बिल्स की, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं आर्टिकल 114 में, यूनियन के केस में। 205 है सप्लीमेंट्री एडिशनल और एक्सेस ग्रांट्स। 206 है वोट्स ऑन अकाउंट, वोट्स ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट्स। लेजिस्लेटिव असेंबली के पास पावर होती है इसके लिए, ठीक है। अब आओ 207, ये डील करता है स्पेशल प्रोविजंस एज टू फिनेंशियल बिल्स। इसमें क्या है कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर, जैसे कि वहाँ पर प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पर था, यहाँ पर गवर्नर के रिकमेंडेशन पर है, ठीक है। और लेजिस्लेटिव काउंसिल में कोई भी फिनेंशियल बिल्स नहीं सबमिट किए जाएंगे, इंट्रोड्यूस नहीं किए जाएंगे, ठीक है। जैसे कि वहाँ पर राज्यसभा में नहीं होता है, ठीक है। तो सिर्फ लोअर हाउस के पास ये पावर है। अब आइए प्रोसीजर जनरली, रूल्स ऑफ प्रोसीजर आर्टिकल 208 बता रहा है इसमें कौन रूल्स बनाएगा। तो ये हमेशा आप याद रखिएगा, कभी भी जब रूल्स ऑफ प्रोसीजर किसी का भी हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो, हाई कोर्ट का हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, मतलब पार्लियामेंट का हो, या फिर आपका स्टेट लेजिस्लेचर का हो, तो ये उनके पास खुद के पास ये पावर होती है कि वो अपने रूल्स को अपने आप डिसाइड कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर किसके पास पावर है? लेजिस्लेचर के पास, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास। अब क्लॉज 3 देखिए, in a state having a legislative council, the governor, after consultation with the Speaker of the Legislative Assembly and Chairman of the Legislative Council, may make rules as to the procedure with respect to communications between the two houses. That means कि अगर दो हाउस, मतलब दोनों हाउसेस के बीच में किस तरह से कम्युनिकेशन होगा, तो इसके लिए कौन बनाएगा, मतलब कौन रूल्स बना सकता है? तो अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों है किसी स्टेट में, तो गवर्नर के पास पावर होगी, वो स्पीकर से बात करके और लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन से बात करके डिसाइड कर सकता है कि क्या प्रोसीजर होगा दोनों हाउसेस के आपस में कम्युनिकेट करने का, ठीक है। 209 कह रहा है रेगुलेशन बाय लॉ ऑफ प्रोसीजर इन द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट इन रिलेशन टू फिनेंशियल बिजनेस। फिर आ जाइए 210, लैंग्वेजेस टू बी यूज्ड इन लेजिस्लेचर। ये सेम है जैसा वहाँ पे आर्टिकल 120 में दिया हुआ था, वैसे ही आपका यहाँ पे 210 में दिया हुआ है, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। और स्पीकर या चेयरमैन के पास पावर होती है, स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली में और चेयरमैन कहाँ? लेजिस्लेटिव काउंसिल में। वहाँ पर उनके पास पावर होती है कि अगर कोई भी व्यक्ति है, मतलब कोई भी मेंबर है, अगर वो हिंदी या इंग्लिश में बोलने में थोड़ी सी उनको प्रॉब्लम होती है तो वो किसी को भी अलाउ कर सकते हैं कि वो अपनी मदर टंग में बात करें, ठीक है। अब इसके बाद आइए 211, रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन द लेजिस्लेचर। ये सेम है जैसा वहाँ आर्टिकल 121 में दिया हुआ था, वैसे ही यहाँ पर है रेस्ट्रिक्शन 211 में, ठीक है। और जो वहाँ पर 122 में दिया हुआ था 122 में, वही चीज़ यहाँ पर 212 में दी हुई है, ठीक है। कोर्ट्स नॉट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग्स ऑफ द लेजिस्लेचर, ठीक है। तो दोनों को एक दूसरे के मैटर में इंटरफेयर करने को बार किया गया है। अब चैप्टर 4 है आपका लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर। तो आर्टिकल 213 बात कर रहा है पावर ऑफ गवर्नर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ लेजिस्लेचर। तो ये पावर हम लोगों ने कहाँ पर पढ़ी थी? आर्टिकल 123 में, प्रेसिडेंट के पास थी, राइट, यूनियन के केस में। यहाँ पर लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर के केस में किसके पास पावर है? गवर्नर के पास। कब? अगर लेजिस्लेचर जो है आपका वो मतलब उसका रिसेस चल रहा है, तो क्या कौन वहाँ पर ऑर्डिनेंस पास करेगा? गवर्नर, ठीक है, कर सकते हैं। अब आइए आप लोग, ये सब सेम है जैसा भी आपका वहाँ पर पावर प्रेसिडेंट को दी हुई है वैसे ही यहाँ पर भी है, सब प्रोसीजर एकदम सेम है, ठीक है। अब आइए चैप्टर 5, ये डील करता है हाई कोर्ट्स। अब 214, वहाँ पर अलग से ऐसा कोई आर्टिकल नहीं था सुप्रीम कोर्ट को बताते हो कि देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट, ऐसे करके नहीं था एक अलग से आर्टिकल। यहाँ पर 214 किससे डील कर रहा है कि बता रहा है कि एक हाई कोर्ट होगा फॉर एवरी स्टेट, ठीक है। 215 बात कर रहा है हाई कोर्ट्स टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। वहाँ पर किस आर्टिकल में था? 129 में, सुप्रीम कोर्ट। और इनके पास पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट भी होती है, ठीक है, इसी आर्टिकल में 215, 215।
216 बात कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट्स। तो चीफ जस्टिस होगा और जितने भी जजेस होंगे, मतलब जो भी प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे, ठीक है। 217 बात कर रहा है अपॉइंटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ द ऑफिस ऑफ अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट। वहाँ पर क्या था, आर्टिकल 124 में ये सारी चीज़ें दी हुई थी, ठीक है, अलग अलग क्लॉजेज में। यहाँ पर अलग अलग आर्टिकल्स हैं। तो 217 बता रहे हैं क्या कि अपॉइंटमेंट कैसे होगा, तो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा, और कितना टेन्योर होता है, तो उनका जो ऑफिस होल्ड करने का टाइम पीरियड होता है वो जब तक 62 साल के नहीं हो जाएंगे, 62 ईयर्स की एज नहीं हो जाएगी उनकी, तब तक ये लोग ऑफिस होल्ड कर सकते हैं। और वही वहाँ पर किसकी थी, कितनी थी, सुप्रीम कोर्ट के केस में तो 65 थी, ठीक है। अब आइए, जज किसको, मतलब चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज हो चाहे वो हाई कोर्ट के जज हो, रेजिग्नेशन किसको देंगे, प्रेसिडेंट को देंगे, ठीक है। और इनको भी रिमूव कैसे किया जा सकता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाएगा, ठीक है। क्लॉज सी कह रहा है द ऑफिस ऑफ अ जज शैल बी वैकेटेड बाय हिज बीइंग अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। मतलब अगर हाई कोर्ट के किसी भी जज को प्रेसिडेंट किसी सुप्रीम कोर्ट का या तो जज बना दें या फिर किसी और हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दें, तो फिर उनकी जो ऑफिस है इस हाई कोर्ट में वो वैकेंट हो जाएगी, ठीक है। अब आइए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो क्वालिफिकेशन ही मस्ट बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, और एटलीस्ट 10 साल के लिए उन्होंने कोई जुडिशियल ऑफिस होल्ड किया हो, या फिर क्या है कि 10 साल के लिए वो किसी हाई कोर्ट या एक से अधिक हाई कोर्ट के क्या रहे हों, एडवोकेट रहे हों, ठीक है। तो 10 साल की प्रैक्टिस। 218 बात कर रहा है एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजंस रिलेटिंग टू सुप्रीम कोर्ट टू हाई कोर्ट्स। तो वहाँ पर उनका जो रिमूवल का जो प्रोसीजर है वो सब सेम यहाँ पर भी दिया हुआ है। 218 बता रहा है कि सेम प्रोसीजर अप्लाई होगा। 219 बात कर रहा है ओथ और अफर्मेशन बाय जजेस ऑफ ए हाई कोर्ट। तो ये लोग भले ही अपॉइंट प्रेसिडेंट के द्वारा किए जाते हैं, रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देते हैं, लेकिन ये लोग ओथ किसके सामने लेते हैं, गवर्नर के सामने, ठीक है। आर्टिकल 220 बात करता है रेस्ट्रिक्शन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर बीइंग अ परमानेंट जज। तो एक चीज़ देखिए आप लोग, सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई जज है तो वो कहीं पर भी, मतलब अगर वो परमानेंट जज रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो उसके बाद वो कहीं भी इंडिया की किसी भी कोर्ट में प्लीड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, मतलब प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाई कोर्ट के केस में ऐसा नहीं है। हाई कोर्ट के केस में सिर्फ उसी हाई कोर्ट या उसका जो जुरिस्डिक्शन है उसमें वो प्लीड नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा किसी और हाई कोर्ट में वो लोग कर सकते हैं प्लीड, या फिर सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, ठीक है, इवन आफ्टर देयर रिटायरमेंट। ये 220 कह रहा था। अब 221 बात कर रहा है सैलरीज एंड एट्सेट्रा ऑफ जजेस। तो 221 क्या कह रहा है कि पार्लियामेंट डिसाइड करेगी जो भी उनकी सैलरीज वगैरह होंगी, और सेकेंड शेड्यूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। 222 बात कर रहा है ट्रांसफ़र ऑफ अ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर। तो कौन हाई कोर्ट, मतलब एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में कौन इनको ट्रांसफ़र करेगा, प्रेसिडेंट, राइट, क्योंकि अपॉइंटमेंट रिमूवल, मतलब अपॉइंटमेंट करने की पावर और रेजिग्नेशन भी ये लोग उन्हीं को देते हैं, प्रेसिडेंट को। तो ऑलमोस्ट सिर्फ ओथ गवर्नर की प्रेजेंस में लेते हैं, ठीक है, अदरवाइज सारी पावर्स प्रेसिडेंट के पास हैं। तो यहाँ पर ट्रांसफ़र भी कौन करेगा, प्रेसिडेंट, ठीक है। 223 बात कर रहा है अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। तो अगर कोई एब्सेंस है या कुछ भी मतलब अगर चीफ जस्टिस नहीं अवेलेबल है उस टाइम पर, तो फिर वो लोग मतलब कोई एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा। 224 बात कर रहा है अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस। अभी क्या था, एक्टिंग चीफ जस्टिस 223 में, 224 में है एक्टिंग जजेस। तो अगर कोई टेम्प्रेरी इंक्रीज़ हो गई है हाई कोर्ट के बिजनेस में, मतलब बहुत ज़्यादा काम आ गया है, तो प्रेसिडेंट अगर चाहें तो किसी भी जज को अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। 2 साल का इनका टाइम पीरियड होगा, मतलब 2 साल के लिए कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी वही कंडीशन है कि वो 62 ईयर्स से ज़्यादा के लिए नहीं रहेंगे वहाँ पर, ठीक है। 224 ई बात कर रहा है अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेस एट सिटिंग्स ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है कि चीफ जस्टिस यहाँ पर कौन करेगा, वहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं विद प्रीवियस कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। यहाँ पर क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट करेंगे किसकी सहमति से, प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, और रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है, उनकी सहमति से, मतलब जिनको वो अपॉइंट करना चाहते हैं उनकी सहमति से ही उनको रिक्वेस्ट करेंगे, मतलब उनको लाएंगे, ठीक है। 225 बात करें जुरिडिक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट्स। अब 226 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, 226 ये आपका यहीं से PIL की पावर, यहीं से आपका रिट जुरिडिक्शन जो है ना आपका हाई कोर्ट का। तो कभी भी एक क्वेश्चन पूछा जाए कि किसका रिट जुरिडिक्शन ज़्यादा वाइड है, तो हमेशा याद रखिएगा हाई कोर्ट का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का क्या है कि सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के मैटर, मतलब पार्ट 3 में जो चीज़ें दी हुई हैं, जो राइट्स दिए हुए हैं, सिर्फ उन पर प्रिवेल करता है। लेकिन हाई कोर्ट के पास और भी किसी राइट को इन्फोर्स करने के लिए या फिर और भी किसी चीज़ को इन्फोर्स करने के लिए ये रिट्स पास कर, मतलब इशू करने का अधिकार है, पावर है, ठीक है। अब क्या है,
तो ये आपकी कौन कौन सी रिट्स हो गई, हैबेस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्वो वारंटो एंड सर्सरी। आर्टिकल 32 में क्लॉज 2 में दी हुई है ये सारी रिट्स, रिट इशू करने की पावर, और यहाँ पर किस में दी हुई है, आर्टिकल 226 के क्लॉज 1 में, ठीक है, हाई कोर्ट की पावर। अब 227 बात कर रहा है पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट्स बाय द हाई कोर्ट। तो ये हाई कोर्ट के पास पावर होती है कि जितने भी इनके जुरिडिक्शन में जितने भी कोर्ट्स होंगे, जो इनके लोअर कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स बिलो हैं, उनके द्वारा उनके ऊपर सुपरिंटेंडेंस करने की, ये किसके पास पावर होती है, हाई कोर्ट में। किस आर्टिकल में दिया हुआ है, 227, 227। 228 बात कर रहा है ट्रांसफ़र ऑफ सर्टेन केसेस टू हाई कोर्ट। तो यहाँ पर क्या है कि अगर कोई केस पेंडिंग पड़ा हुआ है किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट में, और हाई कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि इसमें सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है एज टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको डिटरमाइन करना बहुत ज़रूरी है, तो फिर वो क्या कर सकता है, हाई कोर्ट विड्रॉ कर सकता है केस को, और या तो खुद केस ही डिस्पोज ऑफ कर दें, और या फिर क्या कर दे, डिटरमाइन कर दे उस क्वेश्चन को, और उसके बाद उसको वापस भेज दे उस कोर्ट के पास कि अब इसको आप डिसाइड करिए, ठीक है। यहाँ पे 228 में ये पावर है। 229 बात कर रहा है ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स एंड द एक्सपेंसेस ऑफ द हाई कोर्ट। तो जो भी ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स अपॉइंट किए जाएंगे वो चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट के द्वारा किए जाएंगे, या फिर अगर वो किसी और जज को डायरेक्ट कर दें तो उनके द्वारा, ठीक है। और जो भी एक्सपेंसेस होंगे वहाँ पर किसके कहाँ जा रहे थे एक्सपेंसेस, सारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, सुप्रीम कोर्ट के केस में। यहाँ पर कहाँ जाएंगे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट में, ठीक है। 230 बात कर रहा है एक्सटेंशन ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट्स टू यूनियन टेरिटरीज। अब क्या है, हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन जो एक्सटेंड किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा लॉ बना करके किसी यूनियन टेरिटरी पर भी। 231 बात कर रहा है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स। तो एक कौन बनाएगा, सेम पार्लियामेंट बनाएगी बाय लॉ, ठीक है। एक कॉमन हाई कोर्ट बना सकता है 2 या 2 से अधिक स्टेट्स के लिए, या 2 से अधिक स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के लिए, ठीक है। तो ये पावर कहाँ पर मिली हुई है, 231 में, 231। अब आइए चैप्टर 6 सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। सबॉर्डिनेट कोर्ट्स आपके आर्टिकल 233 से दिए हुए हैं। 233 बात कर रहा है अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस की। यहाँ पर कौन है, कौन करेगा अपॉइंटमेंट, गवर्नर करेंगे इन कंसल्टेशन विद दी हाई कोर्ट, ठीक है। तो हाई कोर्ट की कंसल्टेशन से गवर्नर जो है आपके, ये डिस्ट्रिक्ट जजेस को अपॉइंट करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में क्या लिखा हुआ है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट जज है उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ही मस्ट नॉट बी एटलीस्ट लेस देन 7 years एन एडवोकेट और अ प्लीडर एंड इज रिकमेंडेड बाय द हाई कोर्ट फॉर अपॉइंटमेंट। तो क्या होना चाहिए, 7 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है, या फिर मतलब उनको रेकमेंड किया जाना चाहिए हाई कोर्ट के द्वारा अपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। अब 233A बात कर रहा है वैलिडेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स ऑफ एंड जजमेंट एक्सेट्रा डिलीवर्ड बाय सर्टेन डिस्ट्रिक्ट जजेस। अब इसकी हेडिंग देख लीजिए। 234 बात कर रहा है रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सन्स अदर देन डिस्ट्रिक्ट जजेस टू द जुडिशियल सर्विस। अब यहाँ पर क्या है, ये जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सिविल जज, ये सब अपॉइंट होते हैं, ये 234 के अंदर ही होते हैं। तो यहाँ पर कौन करता है, गवर्नर करते हैं, कैसे, आफ्टर कंसल्टेशन विद दी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड विद दी हाई कोर्ट। तो तीनों मिल करके करते हैं, मतलब गवर्नर के द्वारा किया जाता है, और कंसल्ट किससे करते हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से और हाई कोर्ट से। ये 234 बता रहा है। 235 कह रहा है कंट्रोल ओवर सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। तो हाई कोर्ट के पास पावर होती है कि वो क्या करे, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स को कंट्रोल करने की पावर, ठीक है। 236 आपका इंटरप्रिटेशन, इसमें आपके डिस्ट्रिक्ट जज और जुडिशियल सर्विस को एक्सप्लेन किया गया है। 237 बात कर रहा है एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर टू सर्टेन क्लास और क्लासेस ऑफ मजिस्ट्रेट। तो यहाँ पर क्या है कि किसी और क्लास ऑफ मजिस्ट्रेट के ऊपर भी इस चैप्टर के प्रोविजंस को एक्सटेंड कर सकते हैं। कौन करेगा, गवर्नर करेंगे बाय पब्लिक नोटिफिकेशन, ठीक है। ये था आपका 237। अब आइए पार्ट 8 यूनियन टेरिटरीज। अब यूनियन टेरिटरीज में आपका आर्टिकल 239 बताता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि जो प्रेसिडेंट यूनियन टेरिटरीज के ऊपर एक्सरसाइज करते हैं कंट्रोल अपना, वो कैसे करते हैं, तो थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर, जिसको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट, ठीक है। तो प्रेसिडेंट का डायरेक्ट कंट्रोल होता है जो यूनियन टेरिटरीज हैं उन पर, और किसके थ्रू, एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू। और इन द केस ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली इट्स लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। अभी आगे देखेंगे हम लोग। 239 क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज।
अब 239A बात कर रहा है आपका क्रिएशन ऑफ लोकल लेजिस्लेचर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और बोथ फॉर सर्टेन यूनियन टेरिटरीज। तो कौन बनाएगा इसके लिए लॉ? पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट लॉ के द्वारा बना सकता है किसी भी लोकल लेजिस्लेचर के लिए या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए या दोनों चीज़ों के लिए। कहाँ के लिए? यूनियन टेरिटरीज के लिए। ठीक है। 239AA बात कर रहा है स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। ये कॉन्स्टिट्यूशन 69th अमेंडमेंट 1991 से आया था। ठीक है, अब देखिए 239AA बात कर रहा है जो दिल्ली है यूनियन टेरिटरी है और इसको कैसे बोला जाएगा, क्या डेजिग्नेट किया गया इसको? नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ठीक है, इसको NCR बोला जाता है ना, नेशनल कैपिटल रीजन, और नेशनल कैपिटल टेरिटरी NCT ऑफ दिल्ली। कभी भी आप देखेंगे जब कोई केस होता है स्टेट ऑफ दिल्ली नहीं लिखा होता है ना, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, क्या लिखा होता है? नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, NCT ऑफ दिल्ली। ठीक है, और जो एडमिनिस्ट्रेटर होंगे वहाँ पर उनको क्या किस तरह से डेजिग्नेट किया जाएगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा। ठीक है, तो नेशनल कैपिटल टेरिटरी और लेफ्टिनेंट गवर्नर कहाँ दिया हुआ है? 239AA। ठीक है, अब आ जाइए आप लोग नेक्स्ट है 239AB प्रोविजन इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। तो ये आपका दिया हुआ है नेशनल कैपिटल टेरिटरी इसके लिए दिल्ली के लिए। तो यहाँ पर इनकी जो आर्टिकल 356 में बाकी सब के लिए है, ठीक है, वही प्रोविज़न यहाँ पर किस में बनाया गया? दिल्ली के लिए अलग से आर्टिकल 239AB में। ठीक है, कि प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर की रिपोर्ट पर या फिर अदरवाइज अगर सेटिस्फाइड है कि ऐसी सिचुएशन है कि गवर्नमेंट नहीं चलाई जा सकती है NCT में, तो फिर वो क्या कर सकते हैं? प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर सकते हैं। कहाँ करेंगे? आर्टिकल 239AB। अब आइए पावर ऑफ आर्टिकल 239B बता रहा है पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ लेजिस्लेचर। ठीक है, तो ये कहाँ के लिए बोला जा रहा है? जो यूनियन टेरिटरीज हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर तो यूनियन टेरिटरीज में होते हैं ना। तो स्टेट्स में किसके पास पावर है? गवर्नर के पास पावर है। सेंट्रल में किसके पास पावर है? प्रेसिडेंट के पास पावर है। तो यूनियन टेरिटरीज में भी तो किसी के पास पावर होगी ना, तो किसके पास होगी? एडमिनिस्ट्रेटर्स के पास। और वो किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 239B। ठीक है, याद रखिएगा। 240 बात कर रहा है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू मेक रेगुलेशंस फॉर सर्टेन यूनियन टेरिटरीज। तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो रेगुलेशंस बना सकते हैं किस किस चीज़ के लिए? पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट ऑफ द यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो याद रखिएगा PPG, पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये 240 में प्रेसिडेंट के पास पावर है। अब आइए 241 हाई कोर्ट फॉर यूनियन टेरिटरीज। तो पार्लियामेंट बना सकती है लॉ के द्वारा किसी भी हाई कोर्ट को यूनियन टेरिटरी के लिए, या फिर किसी और हाई कोर्ट को ऐसे डिक्लेयर कर सकती है कि ये हाई कोर्ट में इस यूनियन टेरिटरी का भी जुरिडिक्शन रहेगा। ठीक है, फिर आइए आप लोग पार्ट 9। ये आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, पार्ट 9 किससे डील करता है? पंचायत से। ठीक है, आर्टिकल 243 इसका डेफिनेशन क्लॉज है। 243 क्लॉज D में पंचायत की डेफिनेशन दी हुई है। 243A में ग्राम सभा है। हालांकि ये आपका लोकल लॉज का भी टॉपिक है, तो इसलिए इससे ज़्यादा तो क्वेश्चंस नहीं रहते हैं, लेकिन कभी कभी एक आधे आर्टिकल्स पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका ये लोकल लॉज में तो पूरा अलग से मेंस में एक सब्जेक्ट ही रहता है ना पूरा, तो एक पेपर होता है, तो इसलिए। अब आइए आप लोग नेक्स्ट इसमें 243D, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। जो रिजर्वेशन दिया जाता है शेड्यूल्ड कास्ट को या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब्स को, या फिर जो 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व्ड हैं, तो वो कहाँ पे है? 243D। ये आर्टिकल याद रखिएगा, मुझे याद है अभी रिसेंटली किसी एग्जाम में पूछा गया था। तो 243D आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब आइए पार्ट 9A नहीं, इसमें 243I भी देख लीजिए। जनरली फाइनेंस कमीशन कहाँ पर दिया हुआ है? आर्टिकल 280 में, 280 में, राइट। यहाँ पर के लेकिन इसके लिए क्या आपका जो ये आपका पंचायत है, पंचायत के लिए अलग होगा, म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए अलग होगा। तो इसके लिए कहाँ पर दिया हुआ है? 243I में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू फाइनेंशियल पोजीशन। कौन यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट करेगा? गवर्नर। ठीक है, वहाँ पे कौन करता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, अब 243K ये भी इंपॉर्टेंट है, इलेक्शंस टू द पंचायत। तो जनरली अदरवाइज जो इलेक्शंस होते हैं उसमें कौन करवाता है? वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट्स, या फिर जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी मतलब पार्लियामेंट के जो भी इलेक्शंस होते हैं दोनों हाउसेस के, वो सब कौन कंडक्ट करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 324।
यहाँ पर बताया जा रहा है 243K में कि जो पंचायत के इलेक्शंस होते हैं उसके लिए क्या अपॉइंट होगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन कंसिस्टिंग ऑफ अ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर टू बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। तो गवर्नर अपॉइंट करेंगे किसको, एक स्टेट इलेक्शन कमीशन को, जो कि पंचायत से रिलेटेड इलेक्शंस को हैंडल करेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं ये क्वेश्चन एक बार गलत कर चुकी हूँ, तो अपनी गलती से इंसान को ज़्यादा याद रहता है। पार्ट 9A बात कर रहा है म्यूनिसिपैलिटीज़ की। यहाँ पर आपका दिया हुआ है ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन 74th अमेंडमेंट है 1992 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 1993। ठीक है, आपका जो पार्ट 9A है किसके द्वारा जोड़ा गया था, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक है, ये आपका पार्ट 9A किससे डील करता है, म्यूनिसिपैलिटी से। इसके भी सारे प्रोविजंस ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, आप लोग सिर्फ ये इसका जो पार्ट है और किसके द्वारा ऐड हुआ है ये याद रखिएगा। वहाँ पर आई में 243 में फाइनेंस कमीशन था, यहाँ पर कहाँ है 243 यहाँ पर भी गवर्नर ही कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाइए आप लोग पार्ट 9B डील करता है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी से। ये 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 से आया था। ठीक है, तो पार्ट 9B आपका किससे डील करता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ये याद रखिएगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011। तो पार्ट 9 किससे है, पंचायत से। पार्ट 9A किससे है, म्यूनिसिपैलिटी से। पार्ट 9B किससे है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से, याद रखिए। फिर आइए पार्ट 10 बात कर रहा है द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज़ के बारे में। अब यहाँ पर 244 आपका कह रहा है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज़ एंड ट्राइबल एरियाज़। तो याद रखिएगा ATMM। ठीक है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, इनके ऊपर 5th शेड्यूल अप्लाई नहीं करती हैं। भले ये ट्राइबल एरियाज़ हैं बट इनके लिए स्पेशल प्रोविजंस बने हुए हैं आपके 6th शेड्यूल में। ठीक है, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनको छोड़ करके बाकी सारी ट्राइबल एरियाज़ कहाँ से होंगे, 5th शेड्यूल। ठीक है, उनके ऊपर 5th शेड्यूल अप्लाई करेगी। और असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के ऊपर कौन सी शेड्यूल अप्लाई करेगी, 6th शेड्यूल। ठीक है, हम लोग जब शेड्यूल्स देखेंगे ना तब इसमें आपका क्लियर हो जाएगा। बट याद रखिएगा आर्टिकल 244 से गवर्न हो रही हैं ये दोनों चीज़ें। ठीक है, 244। अब पार्ट 11 हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, और फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 11, पार्ट 12 भी आपका कंप्लीट कर देंगे, फिनेंशियल पावर्स तक पूरा ख़त्म कर देंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट सिर्फ आई थिंक 95 आर्टिकल्स बचेंगे, विल फिनिश देम ऑल्सो। थैंक यू।